14 चैप्टर। चलिए हेडिंग डालिए बायोमोलेक्यूल्स। जय अनु। बायोमोलेक्यूल्स, बायोमोलेक्यूल्स इसको हम कहते हैं जैव अणु। चलिए 14 चैप्टर है आपका बायोमोलेक्यूल्स, इसको हम कहते हैं जैव अणु। कहता है कि हमारे जो दैनिक जीवन में जो भी खाना खाते हैं, सपोज मान लीजिए कौन कौन सा चीज, कार्बोहाइड्रेट, रोटी, चावल, दाल, सब जो पनीर, मांस, मछली। कहने का मतलब जैसे कि सपोज मान लीजिए कि हम जितना भी दैनिक भोज्य में जो सब भी पदार्थ खाते हैं, क्या क्या खाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट सही है। दूसरा प्रोटीन, प्रोटीन मतलब आप जान ही रहे जो आपको दाल और पनीर में मिलता है। तीसरा है फैट, फैट मतलब वसा। तीसरा है आपका विटामिन्स, विटामिन्स का मतलब आप जान ही रहे हैं। तीसरा है मिनरल्स, यानी कि वे समस्त अणु जो जीवित प्राणियों के वृद्धि एवं पोषण के लिए जवाबदेह होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट सही है, ये आपका है प्रोटीन, ये है वसा, ये है आपका विटामिन्स, ये है आपका खनिज। तो कहने का मतलब वे समस्त अणु जो जीवित, ये जितना भी आपका अणु हम देख रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वसा, विटामिन, खनिज, ये समस्त हमारे जीवित प्राणियों की वृद्धि एवं पोषण के लिए जवाबदेह है। तो वे समस्त अणु जो जीवित प्राणियों के वृद्धि एवं पोषण के लिए जवाबदेह होता है, वैसे समस्त अणु को कौन सा अणु कहते हैं, बायोमोलेक्यूल। तो जरा लिखिए थोड़ा सा, वे समस्त अणु, वे समस्त अणु, वे समस्त अणु जो जीवित प्राणियों के, वे समस्त अणु जो जीवित प्राणियों के वृद्धि एवं पोषण के लिए, जो जीवित प्राणियों के वृद्धि एवं पोषण के लिए, जो जीवित प्राणियों के वृद्धि एवं पोषण के लिए उत्तरदायी होता है, वृद्धि एवं पोषण के लिए उत्तरदायी होता है, वैसे समस्त अणु को बायोमोलेक्यूल्स कहा जाता है। वैसे समस्त अणु को बायोमोलेक्यूल्स कहा जाता है। वैसे समस्त अणु को बायोमोलेक्यूल्स कहा जाता है। फिर से सुन लीजिए एक बार, वे समस्त अणु जो जीवित प्राणियों के वृद्धि एवं पोषण के लिए उत्तरदायी होता है, वैसे समस्त अणु को बायोमोलेक्यूल्स कहा जाता है। वे समस्त अणु जो जीवित प्राणियों के वृद्धि एवं पोषण के लिए उत्तरदायी होता है, वे समस्त अणु को बायोमोलेक्यूल्स कहा जाता है। लिख लिए, चलिए बोर्ड पर लिखिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कौन कौन सा बायोमोलेक्यूल्स है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट, यहां हम देखिए बायोमोलेक्यूल्स का डाटा दिया है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स।
एग्जाम्पल लिखो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स इत्यादि। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिख लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन जो 5 नंबर में बराबर पूछ रहा है वो है कार्बोहाइड्रेट एंड इट्स क्लासिफिकेशन। कार्बोहाइड्रेट तथा उसका वर्गीकरण, कितने भागों में इसको बांटा गया है। चलिए हेडिंग डालिए जरा सा, कार्बोहाइड्रेट एंड इट्स क्लासिफिकेशन। कार्बोहाइड्रेट and its classification। कार्बोहाइड्रेट तथा उसका वर्गीकरण 5 नंबर का पूछा जाता है ये क्वेश्चन। कार्बोहाइड्रेट तथा उसका वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट तथा उसका वर्गीकरण। चलिए अगला टॉपिक, कार्बोहाइड्रेट एंड इट्स क्लासिफिकेशन। कार्बोहाइड्रेट क्या है और उसको कितने भागों में विभाजित किया है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लिख लिया। चलिए सबसे पहला हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट है क्या। कार्बोहाइड्रेट है क्या। कार्बोहाइड्रेट, तो यहां एक टर्म दिया गया है, याद कीजिएगा। एक टर्म है पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड का मतलब हुआ कि पॉली मतलब अनेक, हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप, यानी जिसमें आपका एक से ज्यादा OH फंक्शनल ग्रुप। और अल्डिहाइड का मतलब जिसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप, CHO। यानी पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड का मतलब हुआ एक से अधिक OH फंक्शनल ग्रुप और CHO अल्डिहाइड का क्रिया, या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन का मतलब, पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब एक से ज्यादा OH ग्रुप और कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या, CO। यानी पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या वे यौगिक जिनसे इसका निर्माण होता है, वैसे यौगिक को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो जरा से लिखिए, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। यहां देख लिखा हुआ, इंग्लिश में लिखना होगा, ये बायोलॉजिकल टर्म है। पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या वे यौगिक जिनसे इसका निर्माण किया जाता है, या वे यौगिक जिनसे इसका निर्माण होता है, या वे यौगिक जिनसे इसका निर्माण होता है, या वे यौगिक
जिनसे इसका निर्माण होता है उसे कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है, उसे कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है, उसे कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। फिर से सुन लीजिए क्या लिखा है, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या वे यौगिक जिनसे इसका निर्माण किया जाता है उसे कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। पॉलीहाइड्रोक्सी यहां लिखा हुआ भी है, देखिए आप, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या वे यौगिक जिनसे इसका निर्माण किया जाता है उसे कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। सही है। अब यहां आपका रही बात की एग्जाम्पल कौन कौन सा होगा सर कार्बोहाइड्रेट का। जैसे एग्जाम्पल में आप लिखिए ग्लूकोज, ग्लूकोज का क्या सूत्र, C6H12O6। फ्रुक्टोज बहुत मीठा होता है, फ्रुक्टोज C6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान है। गैलेक्टोज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका समान होता है C6H12O6। फिर शुगर, ये सब कार्बोहाइड्रेट है, C12H22O11। एग्जाम्पल में दे दीजिए जरा सा। ग्लूकोज सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी हम लिख रहे हैं, ग्लूकोज C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट है, फ्रुक्टोज C6H12 इसका एक ही सूत्र, गैलेक्टोज C6H12O6 और शुगर C12H22O11 C12H22O11। हो गया, चलिए लिख लिया, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है क्या कि कार्बोहाइड्रेट को हम कितने भागों में विभाजित, ये तो था कार्बोहाइड्रेट का परिभाषा जिसको हम बतलाए पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, एक से ज्यादा जिसमें OH फंक्शनल ग्रुप हो, CHO हो, या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या एक से ज्यादा OH फंक्शनल ग्रुप हो, कीटोन हो, या वे यौगिक जिनसे इसका निर्माण होता है उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और कार्बोहाइड्रेट का हम एग्जांपल दिए ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, शुगर इत्यादि आपका कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल है, उदाहरण। चलिए अब चलते हैं इसका वर्गीकरण पर, कितने भागों में इसे विभाजित किया गया है। तो थोड़ा पैराग्राफ चेंज करके जरा सा एक लाइन लिखिएगा। जल अपघटन के आधार पर, उसी पे जल अपघटन के आधार पर, जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में विभाजित किया गया है। जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में विभाजित किया गया है। जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में विभाजित किया गया है। जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा 3 भाग? सबसे पहला मोनोसैकेराइड्स, जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में विभाजित किया गया। पहला मोनोसैकेराइड,
दूसरा ओलिगोसैकेराइड, और तीसरा है पॉलीसैकेराइड। जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में विभाजित किया गया है। मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स, 3 भागों में विभाजित किया गया है। लिख लिया? क्लियर? आगे बढ़े। चलिए फिर पहला आप एक एक करके डिटेल से पढ़ते हैं। तो जल अपघटन के आधार पर हम कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में विभाजित किए, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड। अब चलिए हम डिटेल से एक एक करके पढ़ते हैं। चलिए फिर से आप हेडिंग डालिए मोनोसैकेराइड्स। चलिए फिर हेडिंग डालिए नंबर 1 मोनोसैकेराइड। देखो, वे कार्बोहाइड्रेट, मोनोसैकेराइड का परिभाषा लिखिए। वे कार्बोहाइड्रेट जिसे जल अपघटित करके, वे कार्बोहाइड्रेट जिसे जल अपघटित करके, वे कार्बोहाइड्रेट जिसे जल अपघटित करके और अधिक सरल नहीं बनाया जा सकता है, जिसे जल अपघटित करके और अधिक सरल नहीं बनाया जा सकता है, और अधिक सरल नहीं बनाया जा सकता है, वैसे कार्बोहाइड्रेट को मोनोसैकेराइड्स कहा जाता है। वैसे कार्बोहाइड्रेट को मोनोसैकेराइड्स कहा जाता है। वैसे कार्बोहाइड्रेट को मोनोसैकेराइड्स कहा जाता है। मोनोसैकेराइड्स कहा जाता है। वे कार्बोहाइड्रेट जिसे जल अपघटित करके और अधिक सरल नहीं बनाया जा सकता है, वैसे कार्बोहाइड्रेट को मोनोसैकेराइड्स कहा जाता है। एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल जैसे आपका है ग्लूकोज, C6H12O6, और अधिक आप सरल नहीं बना सकते। फ्रुक्टोज, C6, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान होता है। इसका 2 एग्जाम्पल है आपका ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, जिसको हम कहते हैं मोनोसैकेराइड, जिसे जल अपघटित करके और अधिक सरल नहीं बनाया जा सकता है। तो ये हुआ मोनोसैकेराइड। ठीक है। चलिए दूसरा डालिए ओलिगोसैकेराइड। लिख लिया ग्लूकोज और फ्रुक्टोज एग्जाम्पल। चलिए दूसरा डालिए ओलिगोसैकेराइड। दूसरा है ओलिगोसैकेराइड।
देखो, वे कार्बोहाइड्रेट जिसे जल अपघटित करके, वे कार्बोहाइड्रेट जिसे जल अपघटित करके, जिसे जल अपघटित करके दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक मोनोसेकेराइड इकाइयां प्रदान करता है। दो या दो से अधिक मोनोसेकेराइड इकाइयां प्रदान करता है। मोनोसेकेराइड इकाइयां प्रदान करता है। वैसे कार्बोहाइड्रेट को ओलिगोसेकेराइड्स कहा जाता है। ओलिगोसेकेराइड्स कहा जाता है। वैसे कार्बोहाइड्रेट को ओलिगोसेकेराइड्स कहा जाता है। ये आपका देखिए 3 में टूट गया, ग्लूकोज, दूसरा फ्रुक्टोज, तीसरा गैलेक्टोज। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। और ये रेफिनोज। जो मोनोसेकेराइड मीन्स वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटित होकर मोनोसेकेराइड की 2 या 2 से अधिक इकाइयां अगर प्रदान होता है तो वैसे कार्बोहाइड्रेट को हम ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। तो आप यहां देखिए कि टूटकर 2 में कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। नीचे देखिए ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज में हुआ। तो कहने का मतलब यहां शुगर और रेफिनेज जो हुआ वो ओलिगोसेकेराइड्स का उदाहरण। एग्जाम्पल दे दीजिए तो।